Good morning students. In last lecture we have discussed about the latent heat and the states of matters and the change in states of matter. Now हम देख चुके हैं कि मैटर की जो स्टेट्स होती है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो आपस में चेंज हो सकती है। क्योंकि उसके लिए हमने एक एक्टिविटी देखी थी जो कि आपकी बुक में है, जिसमें हमने देखा था कि हम कुछ अमाउंट में आइस क्यूब्स लेते हैं, उसे हीट करते हैं। हीट गिवन होने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे वाटर स्टेट में चेंज होता है और कुछ टाइम के बाद वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमने एक चीज़ देखी कि कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड वाटर में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से आज लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में एक दूसरे की स्टेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं। तो इससे पहले आपकी बुक में एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, है ना, कि प्रेशर के कारण किसी भी मैटर की स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, आई थिंक 1.18। उस एक्टिविटी में आपको गिवन है कि आप सबसे पहले एक सिलेंडर लीजिए, 3 सिलेंडर, ओके, एंड उसमें एक्टिविटी में गिवन है कि फर्स्ट में आप कुछ सॉलिड मटेरियल इसके अंदर फील कीजिए। ठीक है, ये एक सॉलिड मटेरियल है। अब आपको पिस्टन के थ्रू इस पर प्रेशर लगाना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं कि मैटर के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो whenever we will apply some pressure on the solid will not change their shape and size, है, क्योंकि we know that particles of solids are very tightly packed, so the effect of pressure will never change the shape of the solid. ठीक है, तो हमने देखा है कि पार्टिकल जो होंगे, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होने के कारण उन पर इस प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, वो अपनी शेप और साइज चेंज नहीं करेंगे। और अगर कर भी लेते तो बहुत कम इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल इतने पास है कि प्रेशर अप्लाइड करने से वो फर्दर और एक दूसरे के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पास में। लेकिन वही चीज़ अगर लिक्विड के साथ अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं, है ना। सॉलिड में तो बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होंगे और लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं। तो जब मैं इसमें प्रेशर अप्लाइड करती हूँ तो इसके पार्टिकल प्रेशर अप्लाइड करने से कुछ अमाउंट में कंप्रेस हो जाते हैं। सपोज दैट ये आपने प्रेशर अप्लाइड किया तो ये पिस्टन नीचे आकर यहाँ तक प्रेस हो सकता है, मतलब कुछ क्वांटिटी उसकी प्रेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो थोड़ी बहुत गैप है, वो सारे पार्टिकल वो गैप फुलफिल होने लगेगी और सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। तो लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, पार्टिकल पास आ जाते हैं। और गैस के अंदर आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो, मतलब आप देखो कि गैस के जितने पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता है कि गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो गैस को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल की जितनी गैप है उस गैप को फुलफिल करके उन पार्टिकल को पास में ला सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एलपीजी वगैरह यूज़ करते हैं ना, सीएनजी, एलपीजी, वो सिलेंडर में भरी जाती है। तो क्यों भरी जाती है? क्योंकि गैस में एक क्वालिटी यही है कि उसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, तो उससे हम कंप्रेस करके फील कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब सारी गैस को वहाँ पर सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके गैस के पार्टिकल को अंदर फील कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी से हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा कि प्रेशर का सॉलिड पर इफेक्ट कम होता है, लिक्विड पर होता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप है तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, और गैस पर ज़्यादा होता है क्योंकि गैस हाईली कंप्रेसिबल हो जाती है प्रेशर के इफेक्ट से। ठीक है, और आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, जो कि कल हमारे लेक्चर का पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा था कि हाउ मैटर चेंज देयर स्टेट्स। ओके, सो हियर देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ मैटर: सॉलिड, liquid and gas. Now we will define all the terms which is used for conversion of solid into liquid, liquid to solid, liquid to gas, gas to liquid, solid to gas, gas to solid. Okay, so we will start from solid, है ना।
So whenever we want to change any solid structure into liquid form, then its process is called fusion. ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे? जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, जैसे कि हमने देखा था ना एक्टिविटी में कि हमने आइस क्यूब्स को क्या किया था, मेल्ट किया था और वाटर में चेंज किया था। तो जब किसी सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन का मतलब ये सॉलिड स्ट्रक्चर लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो एक स्टेट है, ये सब डिफाइन है, ये सारे टर्म्स जो है ना ये डिफाइन है अपने आप में। तो ये प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड will change in the form of liquid state, so it's called a fusion. Similarly, whenever any liquid state is changed in the form of solid state, जब कोई लिक्विड है, ठीक है, वो किसी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। यानी लिक्विड, यानी कि सपोज कर लो वाटर है, वाटर को हमने क्या कर लिया? फ्रीज कर लिया, जमा दिया, तो आइस में चेंज हो गई। तो वाटर से आइस बनना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन मतलब व्हेन एनी मैटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड। सिमिलरली लिक्विड से गैस, ठीक है, तो हम ऐसे साइकिल चलाते हैं जैसे कि पहले सॉलिड से लिक्विड पढ़ लिया, अब मान लो लिक्विड है, लिक्विड को मैंने थोड़ा सा हीट दे दी, हीट देने के बाद लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? वेपर के फॉर्म में, यानी कि गैस के फॉर्म में। तो जब किसी लिक्विड को मैं और हीट देकर गैस में चेंज करती हूँ, इसका मतलब वो वेपर बनके उड़ने लग जाता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। सिंपल, जब भी किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब वेपर बनाने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। ओके, और जब हम किसी गैस को यानी कि वेपर को अगेन ठंडा करते हैं, कूल करते हैं और लिक्विड में चेंज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपने देखा होगा, आप एक बाउल में वाटर लीजिए, उसे हीट देना स्टार्ट कीजिए और उसे गैस स्टोव पर रखिए। ठीक है, तो जब आप उसे हीट देना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? उस हीट से उस वाटर का वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा और वेपर बनकर वाटर उड़ने लगेगा। लेकिन उसी टाइम पर आप उस बाउल के जस्ट ऊपर, सपोज करो ये उसका वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर बन के बाहर जा रहा है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कुछ प्लेट रख देते हैं ढककर, ठीक है, तो जितनी भी वेपर है वो सारी फिर से इससे टकरा के ठंडी हो जाएगी और क्या बनाने लगेगी? वाटर, और वापस वहां अंदर गिरना शुरू कर देगी, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि गैस से यानी कि वेपर से अगेन लिक्विड बनाना कंडेंसेशन कहलाता है। उसी तरह आपने देखा होगा सॉलिड से गैस बनाना। ठीक है, तो सॉलिड से गैस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस। कैसे बन सकती है? अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें से बेसिक एग्जांपल है कि हर सॉलिड को गैस बनने के लिए पहले लिक्विड से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आइस है, आइस डायरेक्टली वेपर में नहीं चेंज होगी, आइस को पहले क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा और लिक्विड से वो फिर वेपर बनना शुरू होती है। ठीक है, पर ऐसा भी कुछ होता होगा जिसमें सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो, तो हाँ ऐसा होता है। आपने कैम्फर या कपूर का एग्जांपल देखा होगा। कपूर जब आप हाथ में लेते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने देखा है कि वो उसके जो सॉलिड पार्टिकल है जिससे मिलकर कपूर बना है, वो पार्टिकल ऑटोमेटिकली वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं बिना वाटर स्टेट में आए। आपने देखा कभी कि कपूर पहले मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद वेपराइज होता है? नहीं, कपूर डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोसेस हो जिसमें कोई मैटर सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और इसी तरह आपको किसी गैस को कंप्रेस करके डायरेक्ट सॉलिड में बनाना है तो उसे भी हम कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। मैं आपको एक डायग्राम शो कर रही हूँ, आप देखो ये एक्टिविटी आपकी बुक में है जिसमें सिलेंडर के अंदर सॉलिड लिक्विड और गैस भर के उसे कंप्रेसिबल कैसे किया गया है, प्रेशर का इफेक्ट, है ना। देन हम इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। इंटर कन्वर्जन एक ग्राफ के थ्रू आपको ये चीज़ें समझाई गई है जो मैंने वहाँ पर आपको बताई है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि इसका एक एग्जाम्पल भी गिवन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप डायरेक्ट गैस में चेंज कर सकते हो, गैस स्टेट में। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप चेंज कर सकते हो। कैम्फर का एग्जांपल भी मैंने लिया था, कैम्फर वाली एक्टिविटी ये रही 1.13 में। ठीक है, देखो आप
यहाँ पर कोई कॉटन प्लग लगा दिया आपने, ठीक है, और इस तरह फनल को उल्टा कर दिया। एक डिश ली, चाइना डिश, ठीक, उसके अंदर कुछ अमोनियम क्लोराइड के वेपर, मतलब ये हमने डाल दिया कैम्फर, ठीक है, या फिर हम अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल भी ले सकते हैं। उसको लेने के बाद जैसे ही हमने इसके ऊपर फनल लगा दी और नीचे से हीट करना स्टार्ट किया, तो अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये क्या होता है, ये वेपराइज होना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से इसकी वेपर यहाँ आपको नज़र आ रहे होगा, अमोनियम क्लोराइड का सॉलिडिफिकेशन, मतलब यहाँ पर वो जमना शुरू हो गई है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है। और कॉटन प्लग लगाने से क्या होता है, वो ऊपर ना जा पाए और आसपास फनल पे चिपक जाए। तो ये स्टेप भी हम देख सकते हैं, यानी कि हमारी एक ऐसी मेथड है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली वेपराइज करके गैस के फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए से हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन, ठीक है। अब आपके उसमें बुक में इवापोरेशन को थोड़ा सा डीप में समझाया है, तो आज थोड़ा हम इवापोरेशन डिस्कस कर लेते हैं। जनरली इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है। कोई लिक्विड है जो किस में चेंज होगा, गैस स्टेट में। सॉलिड चेंज होगा तो उसे कहेंगे सब्लिमेशन, और जब कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो वो गैसियस स्टेट में चेंज होना मतलब क्या होता है, इवापोरेट होना, वेपर बनाना, जिसको हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। एक बाउल लीजिए, वाटर लीजिए, उसे हीट दीजिए, हीट करने के बाद क्या होता है, उसकी वेपर होना स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इवापोरेशन रेट जनरली बेसिक एग्जांपल लेते हैं समर सीजन में, है ना। समर सीजन में जब आप कॉटन क्लोथ ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समर सीजन में आसपास का एटमॉस्फेयर ज़्यादा हॉट होने के कारण हमारी बॉडी से स्वेट आउट होता है, कि बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो स्वेट के फॉर्म में आउट होने लग जाता है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट आउट होता है वो हमारे क्लोथ से अगर चिपक जाएगा, बॉडी से आउट होगा और बॉडी से क्लोथ के कांटेक्ट में आएगा। तो अगर क्लोथ हमने पॉलिस्टर या नायलॉन इस तरह का ले रखा है तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, जल्दी से ड्राई अप नहीं होगा। तो हम समर में कॉटन क्लोथ इसीलिए पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी से निकलने वाला जो स्वेट है वो कॉटन क्लोथ उसे एब्जॉर्ब कर ले और बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर के साथ इवापोरेट कर दे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉटन क्लोथ के बीच की जो स्ट्रक्चर होती है ना, नीटिंग होती है, उसके बीच में काफ़ी गैप होती है एज कम्पेयर टू अदर क्लोथ, है ना। और कॉटन थ्रेड जो होता है उसमें एक क्वालिटी है कि वो आपके जो स्वेट है बॉडी से निकलने वाले उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो जो गीला कपड़ा या क्लोथ गीला हो जाता है जब स्वेट से, तो वो अपने सराउंडिंग से हीट को खींचता है, सराउंडिंग की हीट को गेन करता है। अब वो भी वाटर को जब हीट मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। सेम थिंग यही होता है कि जब कोई कॉटन क्लोथ है वो जब स्वेट से गीला हो जाता है तो अपनी सराउंडिंग से क्या लेने लग जाता है, हीट। और सराउंडिंग मतलब अपनी बॉडी से ही हीट को लेना स्टार्ट करता है, और बॉडी से हीट को गेन करके वो लिक्विड से किस में चेंज होता है, वाटर में चेंज हो जाता है और इवापोरेट हो जाता है। इस केस में जो स्वेट निकला था वो भी इवापोरेट हो चुका और बॉडी की हीट को भी उसने गेन कर लिया। ऐसा करने से हमारी बॉडी कूल रहती है, ठीक है, इसलिए हम कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हो, आपने हाथ में कभी कपूर या कैम्फर लिया होगा, है ना, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको। इवापोरेशन दोनों में ही हो सकता है, लिक्विड से गैस में भी और सॉलिड से गैस में भी। तो जब आप कोई कैम्फर को हाथ में लेते हैं, ठीक है, और कैम्फर को जब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कपूर जो है वो धीरे धीरे उड़ने लग जाता है, तो कहाँ गया, वो इवापोरेट हो गया। कैसे इवापोरेट हुआ, कोई भी चीज़ इवापोरेट कैसे हो जाती है, जब वो अपनी सराउंडिंग से हीट को गेन करती है तो वो वेपर बनाकर उड़ जाती है। अब जो कपूर होगा ना, उसने भी अपनी सराउंडिंग से हीट ले ली और उस हीट को गेन करके वो अपनी स्टेट चेंज कर लिया और हीट को गेन करके वो इवापोरेट हो गया। तो कुछ ऐसे बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है ऑन पेज नंबर 10, ठीक है। ये लिखा है ना कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया, ठीक। और यहाँ लिखा है वाई डू वी सी सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, कौन सा वाला, जिसमें कि कोई भी जो मैटर है वो इवापोरेट हो जाता है, फिर चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे गैसियस फॉर्म में हो। लिक्विड फॉर्म का एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग स्पिरिट जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में, और उसके अलावा कैरोसिन ले सकते हो, वो भी क्या होता है, वो भी इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो कहाँ जाता है, अपनी सराउंडिंग से हीट को गेन करता है
और हीट को गेन करके अपना टेम्परेचर बढ़ाकर इवापोरेट हो जाता है। इस तरह सॉलिड में भी आपने देख लिया, कपूर का एग्जाम्पल मैंने दिया। तो ये प्रोसेस होती है हमारी इवापोरेशन। लेकिन एक और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन है कि आपने देखा होगा जब आप किसी बिल्कुल चिल्ड वाटर या कोई कोल्ड ड्रिंक है, उसको एक ग्लास, कांच का ग्लास होता है जब उसमें आप निकालते हो, कांच, स्टील, वॉटेवर, पर जिसके अंदर भी अपने जिस कंटेनर के अंदर फिल किया है उस कंटेनर को आप थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, तो उससे क्या होता है? आप देखोगे कि उसके आउटर सरफेस पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट आ जाती है। क्यों आती है वाटर ड्रॉपलेट? क्योंकि हमारी सराउंडिंग में जो वाटर वेपर होती है ना, वो उससे टकराती है। किससे? जो कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास है या कोल्ड वाटर वाला जो ग्लास है उसकी सरफेस से, और वो सरफेस कोल्ड ड्रिंक फील होने के कारण या चिल्ड वाटर फील होने के कारण उसकी सरफेस बहुत ही ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने से कारण क्या होता है, सराउंडिंग की जो वाटर वेपर है जैसे ही आकर उससे टकराती है, एयर के साथ उससे ट्रैवल करती हुई आएगी और उसकी सरफेस से टकराएगी, तो जो वो हीट, हमने कहा है कि वाटर वेपर बनती कैसे है, किसी भी ऑब्जेक्ट जब कोई हीट गेन करता है तो हीट गेन कर कर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो वही हीट जो रहती है जब किसी ठंडी सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद जो वेपर है वो अगेन किस में चेंज हो जाती है, वाटर के फॉर्म में, और छोटी छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म में जम जाती है। यू कैन सी हियर वन एग्जांपल। ये आपने कोई ग्लास समझ लीजिए, अंदर कोई कोल्ड वाटर फील किया है और कोल्ड वाटर के कारण इसकी सरफेस भी क्या हो चुकी है, बहुत ही ठंडी हो चुकी है। ठीक है, अभी कूल सरफेस से जब कोई वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर कौन सी है, जो एटमॉस्फेयर से हीट गेन करके चेंज हुई थी वेपर के फॉर्म में, है ना। तो ये जैसे ही इस कोल्ड सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद ये अपनी हीट को वापस इमिट कर देती है। ठीक है, अपनी हीट इमिट कर देगी। सपोज करो जैसे वाटर था ना, ये वेपर बनी थी इसकी, और इसने क्या किया था, इस वाटर की वेपर ने हीट गेन की थी और लेकर एटमॉस्फेयर में चली गई। अब यही जब इस कोल्ड सरफेस से टकराएगी तो क्या होगा, ये वापस अपनी जो हीट गेन की थी उसे छोड़ देगी, इमिट कर देगी। इमिट करने के बाद ये वाटर में चेंज हो जाएगी और इसकी सरफेस पर वाटर ड्रॉप बहुत सारी कलेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसा अक्सर कब होता है, जब आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट होती है। उस जगह पर आप कोई भी ठंडी चीज़ वाला ग्लास रख देते हैं तो वो आसपास वेपर उससे टकराती है और अगेन हीट को इमिट करके वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, कम ऑन पेज नंबर 9 इन विच देयर इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद। हमने देखा कि इवापोरेशन जो भी देखा ना कि कैसे इवापोरेट होता है, वाटर सराउंडिंग से हीट लेकर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है कोई भी सॉलिड या वाटर। ठीक है, तो वो क्यों होता है, ठीक है, वो तो हमने समझ लिया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उसकी रेट कब इंक्रीज होती है, कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, ऐसे कौन से फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर आप किसी मैटर का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो उसका इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप मान लो उस सब्सटेंस का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, जैसे कि ये यहाँ पर छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रखा था, इसका इवापोरेशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी जगह आपने इसको पाउडर फॉर्म में रखकर ऐसे फैला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इवापोरेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा क्योंकि उसे उतनी ओपन सरफेस मिल गई, और जितनी ओपन सरफेस मिलेगी उसके कारण क्या होगा, आसपास की सराउंडिंग से वो हीट को गेन जल्दी जल्दी करेगा और हीट गेन करके अपने आप को वाटर में चेंज कर लेगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कि जब आप चाय पीते हैं गरम गरम, है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण हम उसे मग से किस में निकाल देते हैं, चीनी के प्लेट में, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मग है उस मग के ऊपर का सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। छोटा है तो जो चाय है वो कब ठंडी हो पाएगी, जब उसके अंदर से निकलने वाली वेपर है वो बाहर आ सके, ठीक है, इवापोरेट हो जाए, ठीक है। तो वो इवापोरेट कब होगी, जब वो सराउंडिंग से हीट को गेन करती जाएगी, इवापोरेट होती जाएगी। तो उस केस में ये एरिया बहुत छोटा होने के कारण हम उसे प्लेट में निकाल देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके कॉन्टेक्ट में आए और इवापोरेशन रेट फास्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं इवापोरेशन रेट फास्ट होती है, ठीक है। और जब हम कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं ना बाहर, तो गीले कपड़े जब सुखाते तो हम उसे फैला देते हैं, क्यों, क्योंकि जितना ओपन एरिया कांटेक्ट में आएगा उतना जल्दी उसमें से वाटर का इवापोरेट होगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर,
ठीक है, हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इवैपोरेशन रेट बढ़ती है। मान लो ये वाटर है, इसको अगर हम हीट देना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जो सराउंडिंग से हीट लेना थी इवैपोरेशन के लिए वो अब नीचे से भी मिल रही है ना, यानी कि सपोर्ट मिल गया। और हीट देने से क्या होता है, इसके जो पार्टिकल है किसी भी स्टेट के वो दूर दूर भागते हैं, और दूर दूर भागेंगे तो सराउंडिंग की हीट को भी गेन करके जल्दी जल्दी इवैपोरेट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मैटर की और इवैपोरेशन रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, है ना, यानी कि हमें पता है कि इवैपोरेशन रेट फास्ट होती है, ठीक है, कब, टेम्परेचर बढ़ाने से, सरफेस एरिया बढ़ाने से। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, तो इसकी इवैपोरेशन रेट बढ़ेगी, यानी कि दोनों अपोजिट है। और ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो इवैपोरेशन रेट कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ह्यूमिडिटी दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, ठीक है, इन अवर एटमोसफियर ऑल्सो। तो हमने देखा है कि हमारे आसपास जो एटमोसफियर है उसमें गैसेस भी और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट है। तो ह्यूमिडिटी कहते किसे, वो जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट है जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। लेकिन हमारे आसपास जो एयर है उसकी भी तो एक कैपेसिटी है कि वो कितनी वाटर ड्रॉपलेट को अपने साथ कैरी कर सकता है। आप एक्स्ट्रा वाटर तो फील नहीं कर सकते इवैपोरेट करवा के। तो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ऑलरेडी अमाउंट जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो ऑलरेडी ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है, ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो कोई भी चीज़ जब इवैपोरेट होगी और एटमोसफियर में ही ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर है तो जो चीज़ नीचे से इवैपोरेट हो रही है उसकी वाटर ड्रॉपलेट को तो स्पेस ही नहीं मिल पाना है, ठीक है, इसलिए इवैपोरेशन रेट कम हो जाती है, ठीक है, कब, जब ऑलरेडी अमाउंट में सराउंडिंग में वाटर वेपर ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वाटर की भी कैपेसिटी है वेपर को हैंडल करने की, एक्स्ट्रा वो वाटर वेपर एयर में हैंडल नहीं हो सकती, फील नहीं हो सकती, इसलिए जितनी ऑलरेडी प्रेजेंट है लिमिट से ज़्यादा है ना, तो जो एक्स्ट्रा जो हो रही है उसको वो इवैपोरेट नहीं होने देगी। तो इन शॉर्टली जो ह्यूमिडिटी है अगर वो बढ़ेगी तो इवैपोरेशन कम होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवैपोरेशन रेट बढ़ेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। आपने देखा होगा जितनी ज़्यादा तेज़ हवा जाएगी, अब सपोज कर लो ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है या फिर ये है और इसका इवैपोरेशन यहाँ से भी हो रहा है यहाँ से भी हो रहा है, अब जितनी तेज़ हवा चलेगी तो वो क्या करती है, अपने साथ इवैपोरेट पार्टिकल को लेकर जाती है और उसके ऊपर का एरिया क्लीन हो जाता है, फिर फर्दर इवैपोरेशन के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, ठीक है। तो सराउंडिंग की एयर अगर लगातार मूव करती रहेगी तो इवैपोरेशन रेट बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जांपल हम चाय या कोई हॉट ड्रिंक है उसे ठंडा करने के लिए एक्स्ट्रा मुंह से एयर देते हैं, फूंक लगाते हैं, है ना, ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से जो गुजरने वाली एयर है वो उसके साथ मिक्स होती रहे, वो एयर उस लिक्विड को जिसको हम फूंक लगा रहे हैं ना, सपोज करो हम कोई चाय पी रहे हैं, हम ये ठंडा करने के लिए हमने इस पर फूंक लगा दी, ठीक है, हमने एयर प्रोवाइड की, उस एयर के साथ इसके वाटर के पार्टिकल मिक्स होकर इवैपोरेट जल्दी हो जाएंगे। और वो नहीं लगेगी, फूंक क्यों नहीं फूंक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो सराउंडिंग की एयर है उसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो उसको होल्ड करेगी, उस हिसाब से इवैपोरेट करेगी, ठीक है। तो मूविंग एयर भी इवैपोरेशन रेट को बढ़ाती है, ठीक है। और इवैपोरेशन जब भी होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जहाँ से भी इवैपोरेशन हुआ है, चाहे स्मॉग से हुआ है तो चाय ठंडी हो जाएगी, चाहे हम क्लोथ की बात करते हैं कि हमने जो कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि इवैपोरेशन हो जाता है तो वो वाला एरिया ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ठंडा, क्योंकि जहाँ से भी इवैपोरेशन हो रहा है वहाँ की जो सराउंडिंग की हीट है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा मैटर जिसका इवैपोरेशन हो रहा है। तो वो जब सराउंडिंग से हीट गेन करके खुद ड्रॉपलेट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो वो उधर आसपास की हीट क्या हो जाएगी, वैसे ही कम हो जाएगी, और हीट का कम होना यानी कि कूलिंग, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पर भी इवैपोरेशन होता है उस जगह पर एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10, है ना। सो योर होमवर्क इज टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 9 and page number 10, and if you have any doubt related to this topic so you can ask me, okay, thank you.